हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के चैप्टर सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैप्टर सेकंड का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टीचिंग एग्जाम्स में, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो में। हमारा चैप्टर सेकेंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो इस चैप्टर के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली से क्या हमें सीख मिलती है, या प्राचीन समय में जो शिक्षा की गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है समानता और उत्कृष्टता। समानता और उत्कृष्टता। तो गुरुकुल शिक्षा क्या प्रदर्शित करती है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समानता को बढ़ाना और उत्कृष्टता के लिए काम करना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि तिब्बत की संस्कृति, अगर हम बात करते हैं तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तिब्बत में जो संस्कृति है या सभ्यता है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका श्रेय जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब स्थापित किया गया था तो इसी के माध्यम से तिब्बत में वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का श्रेय जाता है, और ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में इंटेलिजेंट अर्थात विदुषी महिला के तौर पर किसे जाना जाता है। तो विदुषी महिलाओं में किन किन का नाम आता है, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विदुषी महिला में हमारी इम्पोर्टेंट है गार्गी, मैत्रेयी, तीसरा है विशंबरा और अपाला। ये कुछ ऐसी महिला हैं जिन्होंने वैदिक काल में बहुत ही अच्छे लेवल की शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, और इंटेलिजेंट वीमेन में ये आती हैं गार्गी, मैत्रेयी, विशंबरा, अपाला। ठीक है गाइस, लेट डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा जब आरंभ होती है तो उसे क्या कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में जब हम शिक्षा प्रारंभ करते हैं, जब हम एडमिशन लेते हैं बौद्ध धर्म के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पवज्जा। ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाएगा पवज्जा। तो पवज्जा क्या होता है। पवज्जा वह प्रक्रिया होती है जिसमें जब भी न्यू स्टूडेंट या न्यू डिसाइपल्स होता है, तो जब बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए जाता है, एडमिशन के लिए जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को पवज्जा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने जो सिर के बाल होते हैं वो कटवाने होते हैं, यानी बाल हटाने होते हैं। दूसरा, इसमें पीले वस्त्र पहनने के बाद जो मठ में जो भिक्षु होते हैं उनके चरणों में वंदना करके हम क्या करते हैं, हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, अर्थात एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है पवज्जा। तो जो बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है पवज्जा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार को क्या कहा जाता है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्कारों को स्टार्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है उपसंपदा। इसको हम कहते हैं उपसंपदा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है मकतब का अर्थ क्या है।
इसको सही से कर लेंगे। मकतब का अर्थ क्या है, मकतब क्या होता है? अगर मकतब की बात करते हैं तो मकतब वह स्थान हुआ करता था जहाँ पर इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और आप जानते हैं ये मस्जिदों से कनेक्ट होता था। तो मकतब क्या है? मकतब वह स्थान है जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और यहाँ पर ये मॉस्क से रिलेटेड होता था, मस्जिद से रिलेटेड यहाँ पर कार्य होता था। तो देखिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर किसने ध्यान दिया था, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा के सभी पहलू पर जो ध्यान दिया था किस कमेटी ने दिया था? तो वो कमेटी ने दिया था, तो ध्यान रखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोठारी कमेटी या कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं पर इसने काम किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज आफ्टर डिपेंडेंस। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय हम देखते हैं तो उसकी स्थापना कब हुई थी? आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1857 में होती है। ठीक है गाइस। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ ये खोले गए थे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो सबसे पहले जब बिल आया, नियम आया, अधिनियम आया, तो अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर सबसे पहले 3 जगह पर विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको हो जाता है कि वुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? वुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो वुड के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो ये जारी हुआ था 1854 में। तो 1854 में आता है, आप जानते हैं, तो इसे ही कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र। अंग्रेजी शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल था, ये मान के चलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? और अनुशंसा की बात करते हैं, जब हंटर आयोग आया था इसका मेन कार्य क्या था? तो ध्यान देंगे कि पूरे देश में नॉर्मल स्कूल को खोलना, नॉर्मल स्कूल को खोलने का उद्देश्य ही था हंटर आयोग का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ था आपका 1937 में। ठीक है। तो इसी में ही बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। इसी में ही सबसे पहले आधारशिला रखी गई थी बेसिक शिक्षा की। प्राइमरी एजुकेशन का इसमें फाउंडेशन किया गया था सबसे पहले। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गांधी जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? अगर बात करते हैं गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा कब प्रस्तुत की गई थी? अगर बेसिक शिक्षा की योजना की बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्रेजेंट की गई थी 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में सबसे पहले कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो पहली कमेटी कौन सी आई थी बालिकाओं की एजुकेशन को लेकर के? तो ये होता है आपका हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति ने ही सबसे पहले बालिका की शिक्षा पर क्या किया था? कार्य किया था। अगला क्वेश्चन
गोखले बिल का संबंध किससे है? गोखले बिल का संबंध किससे है? तो ये है आपका प्राथमिक शिक्षा से। ये है आपका प्राथमिक शिक्षा से। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यशपाल समिति की, यशपाल समिति के अनुसार अगर हम बात करते हैं शिक्षा और कक्षा का रेशियो कितना होना चाहिए? शिक्षक और कक्षा, यानी एक कक्षा में कितने स्टूडेंट होने चाहिए और कितने टीचर होने चाहिए? तो ये रेशियो है आपका 1:30। तो पहले 1:40 हुआ करता था, तो इसको कम करके कितना कर दिया? 1:30 कर दिया। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमने कितने क्वेश्चन डील किए हैं? 15 क्वेश्चन डील किए हैं। तो अगले चैप्टर के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू टू गाइस। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।